कर हो गया। गुड मॉर्निंग आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम लोग मैथिली शरण गुप्त को देख रहे थे और मैथिली शरण गुप्त में उनकी रचनाओं का वर्ण विषय देख रहे थे। रचनाओं के वर्ण विषय में साकेत तक हम लोग आ गए थे, यानी कि उर्मिला जय भारत पढ़े और साकेत के बारे में पढ़ा रहे थे। कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लास बंद हो गई थी, तो हम साकेत से फिर शुरू कर देते हैं। तो हम लोग साकेत को देख रहे थे, मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत, जो इनका एक प्रसिद्ध महाकाव्य है और इन्हीं के कारण इनकी प्रसिद्धि भी है। साकेत शब्द जो है अवधी भाषा का एक शब्द है और साकेत का मतलब अयोध्या होता है। ठीक है, अवधपुरी। ठीक है, उसी को साकेत बोलते हैं। साकेत शब्द का मतलब अयोध्या होता है। इसमें क्या है देख लीजिए। सबसे पहली बात कि साकेत में राम कथा का वर्णन है। राम कथा पर आधारित रचना है ये। राम कथा पर आधारित रचना है। दूसरी बात, ये प्रबंधात्मक महाकाव्य है। प्रबंधात्मक महाकाव्य है। महाकाव्य, अगर कुल सर्ग की बात करें कि कुल सर्ग इसमें कितने हैं साकेत में, तो साकेत में कुल सर्ग 12 है। ठीक है, और सबसे बड़ा सर्ग जो है साकेत का, वो नवम सर्ग सबसे बड़ा है। नवम सर्ग सबसे बड़ा है। नवम सर्ग जो है साकेत का सबसे बड़ा सर्ग माना जाता है। नवम और दसम सर्ग में उर्मिला के विरह वर्णन का वर्णन है। नवम व दसम सर्ग में, नवम व दसम सर्ग में उर्मिला के विरह वर्णन का वर्णन है। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह का वर्णन है। नवम और दसम सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन है। ठीक है, और देख लेते हैं इस रचना में कुल समय कितना लगा था। साकेत की रचना करने में मैथिली शरण गुप्त जी को कितना समय लगा। तो साकेत की रचना करने में इनको 15 से 16 वर्ष का समय लगा था। लिख सकते हैं इस रचना में 15 से 16 वर्षों का समय लगा। इस रचना में करने में गुप्त जी को 15 से 16 वर्षों का समय लगा, क्योंकि उर्मिला जो इनका एक खंड काव्य है जिसके बारे में जो अपूर्ण और अप्रकाशित रचना है, क्योंकि उर्मिला को अगर देखा जाए तो उर्मिला का रचना काल माना जाता है कि ये 1908 या 1909 के लगभग लिखी जा रही थी। लेकिन बाद में जब इनको प्रेरणा मिली और ये राम कथा पर आधारित राम तुम्हारा जीवन ही स्वयं काव्य है, कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है, राम इसमें है ना, साकेत की ये लाइन है। और महावीर प्रसाद जी इनके गुरु थे, तो उनके बारे में भी बात करते हैं कि करते तुलसीदास भी कैसे न मानसनाद, महावीर का अगर उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। ठीक है, अर्थात तुलसीदास ने जो मानस की नाद की है, रामचरित मानस की रचना की है, वो कैसे की है कि उनको हनुमान जी का प्रसाद मिला, महावीर का प्रसाद। तो यहाँ पे इस महावीर का एक मतलब और भी होता है कि अपने गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात भी करते हैं। तो साकेत में जब उर्मिला की बातें आ गई है नवम और दसम सर्ग में, तो वो रचना जो इनकी उर्मिला खंड काव्य थी वो अपूर्ण रह गई थी। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि रामायण के जो भी पात्र हैं, राम हैं, लक्ष्मण हैं, सीता हैं, ठीक है, और जो भी पात्र हैं उनको तो वर्णित किया गया, लेकिन रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण में कहीं भी वैसा प्रसंग नहीं आया, क्योंकि पति के साथ वन में रहना सुलभ है, लेकिन पति के बिना घर में रहना, और वो भी 1-2 वर्षों तक नहीं, लगातार 14 वर्षों तक, वो भी 3 सास के बीच में। ठीक है, आजकल के समय में तो एक सास नहीं झेली जाती है, और वो 3 सासों के बीच में उर्मिला 14 साल तक बिना पति के रहती है।
तो उर्मिला की विरह वेदना पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। इस कारण से इस रचना का जो उद्देश्य है वो ये है कि उर्मिला के महत्व को चित्रित करना। लिख सकते हैं, उर्मिला के महत्व को चित्रित करना, उर्मिला के महत्व को चित्रित करना इस रचना का उद्देश्य है। इस रचना का उद्देश्य है, उर्मिला के महत्व को चित्रित करना इस रचना का उद्देश्य है। अगर इस रचना में हम प्रधान, एक बात और लिख लीजिए, इस रचना में अगर प्रधान रस देखा जाए कि प्रधान रस इस रचना में क्या है, तो प्रधान रस इस रचना में वियोग श्रृंगार है। श्रृंगार तो है, लेकिन कौन सा श्रृंगार है, तो वियोग श्रृंगार है। बस इतनी बातें इसके बारे में याद रखनी है। जो बातें पिछली कक्षा में छूट गई थी, साकेत हम नहीं देखे थे, जय भारत तक देख चुके थे, जय भारत देख लिए थे। विष्णुप्रिया में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया पर आधारित खंड काव्य है। हिडिंबा महाभारत की रचना पर है। काबा और करबला इमाम हुसैन के बलिदान की कथा पर आधारित है। तो ये सब रचनाएं देख लिए थे। इनके बाद हम अगर रचनाओं की बात करें कुछ और, तो और देख लीजिए थोड़ी सी, बैतालिक में क्या है। साकेत के बाद एक रचना लिख लीजिए, बैतालिक। बैतालिक, बैतालिक में क्या है। अगर बैतालिक में बात की करें तो बैतालिक में कुछ महत्वपूर्ण जो रचनाएं चीज़ें हैं वो ये हैं कि इसमें कुल 125 छंद है। कुल छंद की बात करें तो कितना है, 125 छंद है इसमें। और इसमें क्या है बैतालिक में, इसमें राष्ट्रीय और पुनर्जागरण से संबंधित है। यह राष्ट्रीयता एवं पुनर्जागरण से संबंधित रचना है। ये राष्ट्रीयता और पुनर्जागरण से संबंधित रचना है ये। इसके बाद बैतालिक के बाद अगली रचना देख लीजिए, स्वदेश संगीत। महत्वपूर्ण है ये स्वदेश संगीत। स्वदेश संगीत में क्या है, अगर स्वदेश संगीत की बात करें तो स्वदेश संगीत में क्या है। स्वदेश संगीत में एक मात्र 65 गीत है, और वो 65 गीत किससे संबंधित है, वो राष्ट्रीयता से संबंधित है। लिख सकते हैं, राष्ट्रीयता से संबंधित 65 गीत। बस इसके बारे में इतना याद रखिए। एक रचना लिखिए, झंकार। झंकार में क्या है, झंकार। अगर झंकार की बात करें कि झंकार में क्या है, तो आध्यात्मिकता और रहस्यवादिता से संबंधित रचना है ये, और इसमें 64 गीत हैं। लिख सकते हैं, आध्यात्मिकता और रहस्यवादिता, आध्यात्मिकता और रहस्यवादिता से संबंधित, आध्यात्मिकता और रहस्यवादिता से संबंधित 64 गीत है इसमें। बस झंकार भी हो गया, बैतालिक भी। अन्य रचना देख लीजिए, एक है विश्व वेदना। विश्व वेदना में क्या है, विश्व वेदना में युद्ध की विभीषिका का चित्रण है। विश्व वेदना, इसमें क्या है, इसमें युद्ध की विभीषिका का चित्रण है। युद्धों की विभीषिका का चित्रण, युद्धों की विभीषिका का चित्रण है इसमें। बस ज़्यादा याद नहीं रखना है। अंजलि और अर्घ में एक रचना ये भी महत्वपूर्ण है इनका, अंजलि और अर्घ। अंजलि और अर्घ में क्या है, अगर अंजलि और अर्घ की बात करें कि इसमें क्या है, तो अंजलि और अर्घ में महात्मा गांधी के निधन पर आधारित यह शोक गीत है। लिख सकते हैं,
महात्मा गांधी के महात्मा गांधी के निधन पर आधारित शोक गीत है ये। महात्मा गांधी के निधन पर आधारित कैसा गीत है ये? शोक गीत है, अंजलि और अर्घ। चलिए कुछ रचना और देख लीजिए। एक उच्छ्वास रचना इनकी महत्वपूर्ण थी, इसको देख लीजिए। उच्छ्वास, उच्छ्वास, उच्छ्वास रचना 3 भागों में है। ये बात इसके बारे में याद रखिएगा। उच्छ्वास जो है ये है क्या? तो सब पहली बात तो ये शोक गीत है। क्या है? तो ये जो है एक शोक गीत है। कैसी शोक गीत है? पुत्र के निधन पर आधारित एक शोक गीत है। इसके 3 भाग हैं, ये भी लिखिए। इसके 3 भाग हैं, 3 भाग हैं। पहला भाग क्या है? पहला भाग कहलाता है उच्छ्वास। पहला भाग क्या कहलाता है? उच्छ्वास। दूसरा भाग कहलाता है सांत्वना। दूसरा भाग सांत्वना। और तीसरा भाग जो है इसका नाम है छिन्न दल। तीसरा भाग क्या है? क्या नाम क्या है? छिन्न दल। तीसरा भाग छिन्न दल कहलाता है। इसके 3 भाग हैं, उच्छ्वास, सांत्वना और छिन्न दल। ठीक है। किस पे संबंधित है? तो पुत्र के निधन पर से ये संबंधित है। लिख सकते हैं, पुत्रों के निधन से संबंधित। पुत्रों के निधन से संबंधित रचना है उच्छ्वास। तो कौन कौन सी रचना आज हो गई है? आज की भी क्लास जो है वो द्विवेदी युग में, और ये लगभग तीसरी क्लास हो गई है महावीर मैथिली शरण गुप्त जी पर। तो इसमें आज देख लिए साकेत हो गई, साकेत के बाद बैतालिक, स्वदेश संगीत, स्वदेश संगीत के बाद झंकार, झंकार के बाद विश्व वेदना, अंजलि और अर्घ, उच्छ्वास। उच्छ्वास के बाद कुछ रचना और देख लीजिए। एक लिख लीजिए अनघ। ये रूपक था ना, अनघ। अनघ, इसमें क्या है? अगर अनघ की बात करें तो अनघ में क्या है? अनघ बौद्ध संस्कृति पर आधारित है। ये बस एक लाइन लिख लीजिए, बौद्ध संस्कृति पर आधारित है। बौद्ध संस्कृति पर आधारित, बौद्ध संस्कृति पर आधारित है अनघ। एक लिख लीजिए दिवोदास। महत्वपूर्ण रचना है, काशी के शासक थे ये दिवोदास। दिवोदास में क्या है? तो दिवोदास में काशी के वैदिक कालीन शासक दिवोदास की कथा का चित्रण है। कहाँ के शासक थे? काशी के। काशी के, इनकी कथा बताए थे ना कि ये काशी के शासक थे, और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लेने के बाद इनकी पत्नी रत्नावली और ये दिवोदास काशी के शासक बन गए थे। तो एक राज्य में तो शासक एक ही होता है, और काशी भगवान शिव का प्रिय नगरी था। तो ये ब्रह्मा से पूछे कि आपने मुझे काशी का शासक बनाया है, और काशी का शासक तो सब भगवान महादेव को मानता है, तो हम काशी का शासक कैसे बन सकते हैं? तो असमंजस की बात हो गई। तब बात बोले, अब तो मुझे शासक बना दिए हैं, या तो आप मुझे हटा दीजिए या फिर महादेव को हटा दीजिए। तो महादेव को काशी छोड़नी पड़ी थी, इससे पुरानी कथा है। बहुत प्रयत्नों के बाद जब ये काशी से चले गए, तो देवदास काशी की कार्यभार को संभाल लिए। अब हुआ ये कि काशी आने से किसी का मोक्ष नहीं होने लगा था, क्योंकि शिव ही वहाँ नहीं है, और शिव का मतलब ही मोक्ष होता है। शिव शब्द का जो मतलब है वो मंगल, और मंगल का मतलब आत्मा की मुक्ति। तो आत्मा की मुक्ति अर्थात मोक्ष। तो शिव जब काशी छोड़ दिए तो संसार की जो संतुलन है वो बिगड़ने लगा। फिर देवताओं के कहने पर काशीराज संन्यास ग्रहण करते हैं दिवोदास, और फिर महादेव वहाँ का कार्यभार संभालते हैं। पौराणिक कालीन घटना है। तो काशी के शासक, काशी के वैदिक कालीन शासक, लिखिए काशी के वैदिक कालीन शासक दिवोदास की कथा का चित्रण। ठीक है।
दिवोदास हो गया। दिवोदास के बाद एक रचना लिख लीजिए जयनी। जयनी कार्ल मार्क्स की पुत्री का नाम था, जयनी। जयनी, जयनी में क्या है, जयनी जेनी जो थी ना वो कार्ल मार्क्स की पुत्री थी, तो इसके बारे में एक लाइन लिख लीजिए। कार्ल मार्क्स की पुत्री जेनी, क्या नाम था, जेनी नाम था। कार्ल मार्क्स की पुत्री जेनी के आदर्शों का चित्रण है इसमें, के आदर्शों का चित्रण है इसमें। कार्ल मार्क्स की पुत्री जेनी के आदर्शों का इसमें क्या है, चित्रण है। और इसमें क्या है, और ये किस शैली में है, ये संवाद के रूप में है, तो अर्थात संवादात्मक शैली है। संवादात्मक शैली है इसकी। शैली कौन सी है, तो संवादात्मक शैली है। एक रचना लिख लीजिए लीला, और अंतिम रचना लिखिए लीला। लीला की जो कथा है वो रामायण से है, अर्थात लीला में है क्या, तो लीला में सीता स्वयंवर की कथा है और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, एक खंड काव्य है ये, सॉरी पद्य रूपक जो है, ये पद्य नाटक है अर्थात रूपक है, तो इसमें सीता स्वयंवर की कथा आती है। लिख सकते हैं इसमें सीता स्वयंवर, सीता स्वयंवर की कथा का चित्रण। लगभग इनकी बहुत सभी रचनाएं लगभग हम जो महत्वपूर्ण थी वो देख लिए। लीला, जैनी, देवोदास, अनघ, अनघ के बाद उच्छ्वास, अंजलि और अर्घ, विश्ववेदना, झंकार, स्वदेश संगीत, बैतालिक और एक साकेत। आज इतनी रचनाएं इनकी देख लिए। तो लगभग मेरे ख्याल से इनकी जो भी रचनाएं महत्वपूर्ण थी प्रसाद ये मैथिली शरण गुप्त जी की, वो समाप्त हो गई है। और सभी रचनाओं का विभाजन हम पहले ही कर चुके थे। कुछ रचनाएं बच गई थी, वो हो जाती तो हो गई थी। अब यहीं पे महावीर प्रसाद द्विवेदी के परम शिष्य मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं और इनके बारे में कथा समाप्त हुई, अर्थात ये पूर्ण हुए। अब हम देख लेते हैं कि द्विवेदी युग के प्रमुख महाकाव्य कौन कौन से हैं, ठीक है, और प्रमुख पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं। तो पहले लिख लीजिए द्विवेदी युगीन प्रमुख महाकाव्य। द्विवेदी युगीन प्रमुख महाकाव्य, सिर्फ महाकाव्य को देखिए, ये महाकाव्य है कौन कौन सा है। महाकाव्य में देखना क्या क्या है, महाकाव्य में देखना ये है कि महाकाव्य कौन कौन सा है, प्रकाशन वर्ष कौन है, कौन है रचनाकार, ये प्रकाशन वर्ष क्या है, रचनाकार कौन है और सर्ग कितने हैं, बस। तो ऐसे लिख लीजिए, एक तरफ लिखिए महाकाव्य, महाकाव्य के बाद एक तरफ लिख लीजिए समय अर्थात प्रकाशन वर्ष क्या है, समय के बाद लिख लीजिए रचनाकार, रचनाकार, और रचनाकार के बाद लिख लीजिए सर्ग। बस इतना आप लोग देखते चलिए। द्विवेदी युगीन प्रमुख महाकाव्य कौन कौन सा महाकाव्य है, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, उसके रचनाकार कौन है और उसमें कुछ कितने सर्ग हैं। तो द्विवेदी युगीन महाकाव्य की अगर बात करें तो सबसे पहले प्रिय प्रवास ही लिखिए। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास का समय क्या था, 1914 ईस्वी, और ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी है। रचनाकार कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। कौन है रचनाकार, हरिऔध हैं। और कुल सर्ग इसमें कितने हैं, तो कुल सर्ग इसमें 17 सर्ग है। एक हो गए। दूसरे लिख लीजिए जय भारत, अभी तुरंत पढ़े थे पिछली कक्षा में हम लोग। जय भारत, जय भारत कब की है, जय भारत गुप्त जी की है 1952 ईस्वी में। 1952 कौन है, गुप्त जी। गुप्त जी का मतलब मैथिली शरण गुप्त। कुल सर्ग कितने हैं, 47 था, 47 सर्ग था इसमें। जय भारत के बाद तीसरा लिख लीजिए साकेत। साकेत कब की है, साकेत 1931 ईस्वी की है। साकेत 1931 ईस्वी। कौन रचनाकार हैं, गुप्त जी, अर्थात मैथिली शरण गुप्त ही हैं।
और कुल सर्ग कितने हैं साकेत में? 12 सर्ग हैं। नंबर 4 पर आइए और लिखिए साकेत संत। महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। साकेत अलग है और साकेत संत अलग हैं। साकेत संत, साकेत का मतलब अयोध्या और संत का मतलब वहाँ के जो संत हो गए। संत मतलब क्या होता है? संत शब्द का सीधा मतलब होता है जिसके समस्याओं का अंत हो जाए वो संत है। जाके नख हर जटा विशाल आते प्रसिद्ध संत कलिकाला वो नहीं। जिसकी दाढ़ी मूछ बड़ी हो, नाखून बड़े हों, जटा विशाल, वो संत नहीं होता है। वो कलयुग के संत होते हैं। रामचरितमानस उत्तरकांड में पढ़ लीजिएगा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कलयुग में कैसा मनुष्य का आचरण होगा, और वही आज हो रहा है। तो जाके नख अरु जटा विशाला ते प्रसिद्ध संत कलिकाला, कि कलयुग में जिसका नाखून और जटा बड़ा बड़ा होगा वो प्रसिद्ध संत कहलाएगा। कलयुग में वही हो रहा है। रामचरितमानस का उत्तरकांड आप लोग को पढ़ना है नेट में, वहाँ जब पढ़ाएंगे तो कलिकाल का वर्णन करेंगे। साकेत संत, साकेत संत कब की है? साकेत संत 1946 ईस्वी की है। 1946 ईस्वी की। किसकी है साकेत संत? ये बलदेव प्रसाद मिश्र की है। बलदेव प्रसाद मिश्र जी की है। और कुल सर्ग इसमें कितने हैं साकेत संत में? 12 सर्ग हैं इसमें भी, साकेत संत में। साकेत संत के बाद अगला आ जाइए कृष्णायन। महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये, 5वां नंबर कृष्णायन। कृष्ण धन अयन से कृष्णायन शब्द बना है। कृष्णायन, कृष्णायन कब की है? 1943 ईस्वी की है। किसकी है ये? द्वारिका प्रसाद मिश्र की है। द्वारिका प्रसाद मिश्र जी की है साकेत संत। और कुल सर्ग इसमें कितने हैं? कुल सर्ग इसमें 9 सर्ग हैं। किसमें? कृष्णायन में। कृष्णायन के बाद एक लिखिए नल नरेश, नंबर 6। नल नरेश कब की है? नल नरेश, नल नरेश जो रचना है ये 1933 ईस्वी की है। 1933 ईस्वी। किसकी है नल नरेश? ये प्रताप नारायण पुरोहित की है। प्रताप नारायण पुरोहित की है। प्रताप नारायण पुरोहित की नल नरेश है। और कुल सर्ग कितने हैं? 19 सर्ग हैं इसमें। ठीक है, 6 हो गए। चलिए अगले पेज पर अब देखते हैं। इतना लिखिए पहले। द्विवेदी युगीन प्रमुख महाकाव्य हम लोग देख रहे हैं। महाकाव्य कौन कौन सा है, समय उसका क्या है, रचनाकार कौन है और कुल सर्ग कितने हैं, प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो सभी सर्ग लिखा दिए हैं। प्रियप्रवास, जय भारत, साकेत, साकेत संत, कृष्णायन और नल नरेश। नल नरेश के बाद ये हो गया छठा। नंबर 7वां लिखिए नूरजहां। नूरजहां, नूरजहां का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये नूरजहां 1935 ईस्वी की है। किसकी है नूरजहां? नूरजहां है गुरु भक्त सिंह भगत का। गुरु भक्त सिंह भगत, गुरु भक्त सिंह भगत का है। और इसमें कुल सर्ग कितने हैं? इसमें कुल सर्ग 6 हैं। 6 सर्ग है। नंबर 8 में आ जाइए। नूरजहां के बाद विक्रमादित्य, नंबर 8वां में विक्रमादित्य। विक्रमादित्य विक्रमादित्य कब की है? ये 1947 ईस्वी की है। और विक्रमादित्य किसकी है? विक्रमादित्य भी गुरु भक्त सिंह भगत की है। गुरु भक्त सिंह भगत की है। और कुल सर्ग इसमें कितने हैं? कुल सर्ग इसमें 14 है। कुल सर्ग 14 है। विक्रमादित्य के बाद देखिए सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध से संबंधित है ये। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कब की है? सिद्धार्थ 1937 ईस्वी की है। 1937 ईस्वी। सिद्धार्थ किसकी है? ये अनूप शर्मा की रचना है। अनूप शर्मा। और अनूप शर्मा की। और कुल सर्ग इसमें कितने हैं? कुल सर्ग इसमें 18 सर्ग है। एक और लिख लीजिए। सिद्धार्थ के बाद 9, एक और छूट रहा है इस कालखंड में, आर्यावर्त, 10वां और अंतिम। आर्यावर्त, आर्यावर्त कब की है? 1943 ईस्वी की है। और किसकी है ये?
ये मोहनलाल महतो वियोगी की रचना है। मोहनलाल महतो वियोगी इन्हीं की है, मोहनलाल महतो वियोगी की। और कुल सर्ग इसमें 13 है, 13 सर्ग। तो ये हो गए द्विवेदी युगीन प्रमुख महाकाव्य। जो द्विवेदी युगीन प्रमुख महाकाव्य हुआ था वो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं द्विवेदी युगीन पत्र पत्रिका की। आज की इस क्लास में हम इसको खत्म ही करते हैं। आवाज देख लीजिएगा। लिखिए द्विवेदी युगीन पत्र पत्रिका। आज द्विवेदी युग को समाप्त कीजिए, बहुत दिन से चल रहा है ये। द्विवेदी युगीन पत्र पत्रिकाएं, द्विवेदी युगीन पत्र पत्रिकाएं, आज इसको भी फ्री कर दीजिए, अर्थात द्विवेदी युग पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। द्विवेदी युगीन पत्र पत्रिकाओं में इसकी प्रमुख जो पत्र पत्रिकाएं हैं उसको लिखिए। नंबर 1 लिखिए सुदर्शन पत्रिका। सुदर्शन, सुदर्शन। अगर सुदर्शन की बात करें कि सुदर्शन पत्रिका जो थी कब की थी, तो ये 1900 ईस्वी में छपने लगी थी। और संपादक इसके कौन थे? अगर संपादक की बात करें कि इसके संपादक कौन हुए थे, तो इसके संपादक हुए थे माधव प्रसाद मिश्र। माधव प्रसाद मिश्र इसके संपादक थे। कहाँ से छपती थी ये? स्थान क्या था इसका, इस पत्रिका का? स्थान था, स्थान अर्थात छपने का स्थान क्या था? तो काशी था। काशी से ये प्रकाशित होने लगी थी। किस प्रकार की पत्रिका थी? तो आलोचनात्मक पत्रिका थी यह। आलोचना संबंधी पत्रिका थी, आलोचना संबंधी पत्रिका थी। और एक बात याद रखेंगे कि 1902 ईस्वी में यह बंद हो गई थी, बंद हो गई। मात्र 2 ही साल छपी थी, 1900, 1901, 1902 में ये समाप्त हो गई थी। सुदर्शन के बाद दूसरी पत्रिका और महत्वपूर्ण पत्रिका लिखिए छत्तीसगढ़ मित्र। अगले पेज में चलिए क्योंकि ये पत्रिका थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। नंबर 2 छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका, ये वही पत्रिका है जिसमें हिंदी की पहली कहानी छपी थी। मासिक पत्रिका थी ये छत्तीसगढ़ मित्र। कब से? तो ये भी 1900 ईस्वी से छपने लगी थी छत्तीसगढ़ मित्र। अगर इसके बारे में बात करें संपादक कौन हुए, तो इसके संपादक जो हुए थे वो माधवराव सप्रे हुए थे। संपादक कौन? माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे एक। और एक संपादक और थे जिसका नाम था श्रीराम राव चिलोलकर। श्रीराम राव चिलोलकर ये इसके संपादक रहे थे। कहाँ से छपती थी? स्थान क्या था? तो स्थान बिलासपुर से छपती थी, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। बिलासपुर से ये पत्रिका छपती थी। ठीक है, एमपी, पहले बिलासपुर मध्य प्रदेश में था, इसमें मध्य प्रदेश में था और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और किस प्रकार की पत्रिका थी ये? तो मासिक पत्रिका थी। आवृत्ति कैसी थी? तो मासिक पत्रिका थी ये, मासिक पत्रिका थी। कुछ बातें, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ मित्र जो पत्रिका आती थी, इस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर भारतेंदु जी की एक लाइन छपा करती थी, निज भाषा उन्नति कहे सब भाषा के मूल। जो भारतेंदु जी का प्रमुख लाइन था ना कि निज भाषा उन्नति है सब भाषा को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के अब मिटत न है को शूल। ठीक है, इसी में
छपी थी। और एक बात बता देते हैं, आधुनिक शोध के अनुसार जो हिंदी की पहली कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, वो इसी पत्रिका में छपी थी। आधुनिक शोध के अनुसार जो वर्तमान की जो पहली मौलिक कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, इसी में प्रकाशित हुई थी। लिख सकते हैं, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी किसकी है ये? एक टोकरी भर मिट्टी कब की थी? 1901 ईस्वी की थी ना, 1901 में। और माधवराव सप्रे की ही कहानी थी मिट्टी, 1901, इसी पत्रिका में छपी थी, इसी में छपी थी। ये इस बारे में बात हो गई। तो ये 2 पत्रिका हो गई। तीसरी पत्रिका का नाम लिखिए समालोचना। महत्वपूर्ण पत्रिका थी ये, समालोचना। समालोचना भी महत्वपूर्ण पत्रिका थी। समालोचना कैसी पत्रिका थी? तो यह साहित्यिक पत्रिका थी। और इसके संपादक कौन थे और किस वर्ष निकलने लगी थी समालोचना? 1901 ईस्वी में ये प्रकाशित होने लगी थी, 1901 में। और संपादक की बात करें तो संपादक कौन थे इसके? गुलेरी जी थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके क्या थे? संपादक थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके संपादक थे। और मासिक पत्रिका थी ये। आवृत्ति क्या थी? तो मासिक पत्रिका थी ये, महीने में एक बार आती थी। और कहाँ से आती थी? स्थान की बात करें तो स्थान इसका जयपुर था। और कुछ जानना है? साहित्यिक पत्रिका थी, साहित्य की सभी चीज़ें इसमें छपती थी, कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, सभी चीज़ें छपती थी। साहित्यिक पत्रिका थी, 1901 से प्रकाशित होने लगी थी। कहाँ से? तो जयपुर से। मासिक पत्रिका थी। और संपादक जो थे, संपादक वो कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे। चलिए, 3 हो गया। नंबर 4 में लिखिए हित वार्ता। हित वार्ता पत्रिका नंबर 4, हित वार्ता। हित वार्ता, हित वार्ता कब से आई थी? 1903 से प्रकाशित होने लगी थी। कब से? तो 1903 ईस्वी से ये प्रकाशित होने लगी थी। ठीक है। संपादक कौन थे? अगर संपादक की बात करें तो संपादक कौन थे? तो संपादक इसके जो थे वो, उनका नाम था प्राणतोष दत्त। प्राणतोष दत्त इसके संपादक थे। बाद में इसके संपादक जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी इसके बने थे। और ये इसमें राष्ट्रीयता से संबंधित जो प्रमुख निबंध और लेख थे वो छपा करते थे। इतना इसके बारे में पर्याप्त है। हितवार्ता 1903 में, संपादक प्राणतोष दत्त। इसके बाद में इसके संपादक कौन बने थे? जगन्नाथ दास चतुर्वेदी बने थे। और इसमें साहित्यिक लेख छपा करते थे सिर्फ। चलिए, अगली प्रमुख पत्रिका नंबर 5 में लिखिए महत्वपूर्ण पत्रिका एक भारतेंदु। भारतेंदु पत्रिका महत्वपूर्ण पत्रिका थी, काशी से आती थी। नंबर 5, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं, भारतेंदु पत्रिका का नाम था, भारतेंदु। भारतेंदु कब से प्रकाशित होने लगी थी? भारतेंदु प्रकाशित होने लगी थी 1905 ईस्वी से। कब से? 1905 ईस्वी से। संपादक कौन थे इसके? अगर संपादक की बात करें कि इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक ब्रजचंद, ये बाबू ब्रजचंद थे। बाबू ब्रजचंद एक संपादक। शिव प्रसाद गुप्त भी इसके संपादक थे। शिव प्रसाद गुप्त भी इसके संपादक थे। और एक संपादक इनके जो थे वो गोकुल दास थे। गोकुल दास, इसके 3 संपादक हुए थे। कहाँ से आती थी?
तो स्थान की बात करें तो ये काशी से प्रकाशित होती थी। कहाँ से? काशी से। किस प्रकार की पत्रिका थी ये? तो मासिक पत्रिका थी। कैसी थी ये? मासिक पत्रिका थी। और इसमें समीक्षा समीक्षाएं जो है वो छपा करती थी। ठीक है, कहानी कविता ना होगी बल्कि इसमें समीक्षाएं छपा करती थी। समीक्षाएं प्रकाशित होती थी इसमें। ठीक है, भारतेंदु के बाद अगली पत्रिका लिखिए, और महत्वपूर्ण पत्रिका एक सरस्वती, क्योंकि इससे के समकालीन और जो पत्रिकाएं थी उसकी क्लास एक अलग करा चुके हैं। कुछ पत्रिकाएं छूट गई है, जैसे द्विवेदी युग की, भारतेंदु युग की पत्रिकाएं थी, और या फिर पत्रिका से संबंधित एक स्पेशल क्लास है जिसमें सभी पत्रिकाओं की बात हम कर चुके हैं, जो पत्रिकाएं भारतेंदु युग से पूर्व की भी थी और आज तक जो चली पत्रिकाएं छपती है उसमें सभी के बारे में हम लोग अगली पत्रिका बात करते हैं। और अगली पत्रिका जो है सरस्वती को देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका इस कालखंड की सरस्वती। सरस्वती पत्रिका की बात करते हैं। अगर इसके हम संस्थापक की बात करें, संस्थापक या प्रकाशक कौन थे? तो चिंतामणि घोष इसके संपादक या प्रकाशक थे, चिंतामणि घोष। ठीक है, प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? प्रकाशन वर्ष की अगर बात करेंगे किस वर्ष आई थी, तो ये 1900 ईस्वी में आने लगी थी। प्रकाशन वर्ष इसका 1900 है। आरंभ में ये कैसी पत्रिका थी? मासिक थी। ये भी लिख लीजिए, आरंभ में मासिक थी। आरंभ में मासिक थी। वर्तमान में त्रैमासिक है। आज भी आ रही है बिल्कुल। वर्तमान में त्रैमासिक है। त्रैमासिक का मतलब 3 महीने में एक बार आती है। वर्तमान में त्रैमासिक, त्रैमासिक। ठीक है, अब इसके बात करते हैं इसके संपादक की। संपादक, अब संपादक के बारे में बात करने के लिए ये पहले जानिए कि संपादक, ये पत्रिका 1900 में स्टार्ट हुई और आज भी आ रही है। वर्तमान में भी ये आ रही है। कुछ समय के लिए बंद थी बीच में, और वो बंद होने का कारण इसका आर्थिक स्वरूप था, पैसे की कमी। ठीक है, उसके कारण ये बंद था, लेकिन आज भी आ रही है। तो अगर संपादक की बात देखें तो संपादक में लिखिए नंबर 1 में जनवरी 1900 से दिसंबर 1900 तक, 1900 तक। तो जनवरी 1900 से दिसंबर 1900 तक इसके संपादक कौन रहे? तो इसके संपादक जो हैं जनवरी 1900 से दिसंबर 1900 तक के इसके संपादक कौन कौन थे? तो इस समय इसके संपादक जो रहे थे उनका नाम लिखिए। पहले नाम लिखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर। नंबर 1 किशोरी लाल गोस्वामी। अरे महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में बने, काहे लिखाते हैं, परेशान मत होइए। किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, राधा चरण दास, राधा कृष्ण दास, राधा चरण नहीं, राधा कृष्ण दास,
और एक कार्तिक प्रसाद खत्री, कार्तिक प्रसाद खत्री। ये जो संपादक रहे कब से कब तक, तो जनवरी 1900 से दिसंबर 1900 तक के ये संपादक हुए। जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास और कार्तिक प्रसाद खत्री, ये उस पीरियड के संपादक रहे थे। ठीक है। प्रश्न ये आता है यहाँ से कि सरस्वती पत्रिका के आरंभिक संपादक मंडल में शामिल नहीं है। तो आरंभिक संपादक मंडल में ये शामिल थे, इसके अलावे कोई नहीं थे। आरंभ कब हुआ, 1900 में हुआ। तो जनवरी 1900 से दिसंबर 1900 तक ये आरंभिक संपादक मंडल हुए। तो आरंभिक संपादक मंडल में कितने थे, तो 1 नंबर ये, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर, 5 गो थे। अब कौन इसमें शामिल नहीं थे, तो देख लीजिए, राधाचरण गोस्वामी शामिल हैं क्या, नहीं है। अब आइए, संपादक 1 हो गए। नंबर 2 में लिखिए कि जनवरी 1901 से नंबर 2 संपादक में जनवरी 1901 से दिसंबर 1902 तक, जनवरी 1901 से दिसंबर 2 तक इसके संपादक कौन रहे। अगर इसकी बात करें तो इस समय इसके संपादक मात्र रहे थे श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास इसके संपादक रहे। ठीक है। इसके बाद नंबर 3 में लिखिए, जनवरी 1903, जनवरी 1903 से दिसंबर 1920 तक, 1920 तक, यानी कि जनवरी 1903 से जनवरी 1903 से दिसंबर 1920 तक इसके संपादक कौन रहे। तब इसके संपादक रहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। आई बात समझ में। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक कब रहे, तो जनवरी 1903 से लेके दिसंबर 1920 तक के संपादक रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे नंबर 4 में लिखिए, 1921 से कब तक, 1921 से 25 तक, 1921 से 1925 तक, इस पीरियड में इसके संपादक कौन रहे। तो इस पीरियड में इसके संपादक जो थे वो थे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कौन रहे, तो इस पीरियड में इसके संपादक रहे थे पद्मलाल पुन्नालाल, पन्ना नहीं था, पुन्ना नाम था, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इसके संपादक रहे थे। नंबर 5 कब से 25 तक तो हो गया। तो लिखिए 1926 से 1927 तक, इस पीरियड में इसके संपादक कौन रहे। तो इस पीरियड में इसके संपादक जो रहे थे, इस पीरियड में 26 से 27 तक इसके संपादक कौन रहे, तो वे देवी दत्त शुक्ल थे, देवी दत्त शुक्ल। चलिए 27 तक तो पहुंच गए, पहुंचना है 2025 तक, है ना। नंबर 6, तो आ जाइए नंबर 6, 25-27 तक हो गया। तो लिखिए नवंबर, फिर इसके चेंज हो गए थे, नवंबर 1927 से जुलाई 28 तक, जुलाई 1928 तक, इस पीरियड में इसके संपादक कौन रहे। तो इस पीरियड में इसके संपादक जो रहे थे, नवंबर 1927 से जुलाई 1928 तक के जो संपादक रहे थे वो भी रहे थे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पद्मलाल
पुन्नालाल बख्शी इसके संपादक रहे। जुलाई 28 तक आ गए। अब लिखिए जुलाई 28 से नंबर 7, जुलाई 1928 से जुलाई 1928 से 1946 तक इतनी जानकारी वो भी सरस्वती पत्रिका के बारे में कहीं नहीं मिलेगी। गारंटी है कि कहीं नहीं, किसी किताब में नहीं है। तो मेरे पास कहाँ से है ना, बता देंगे कभी कि मेरे पास कहाँ से आती है। जुलाई 1928 से 1946 तक के जो संपादक रहे थे, ये सबसे लंबा पीरियड है। देखिए 28 से लेकर 46 तक। महावीर प्रसाद द्विवेदी तो 3 से 20 तक रहे, 17 बरस, लेकिन यहाँ देखिए 28 से 46 तक का है, सबसे लंबा पीरियड है। और इस पीरियड में इसके संपादक जो रहे थे वो रहे थे देवी दत्त शुक्ल। देवी दत्त शुक्ल इसके संपादक रहे थे। लिखिए इतना, एक ही पत्रिका के सरस्वती की बात कर रहे हैं और सरस्वती के इतने संपादक हम लोग देख लिए हैं। 46 तक आ गए। आगे आइए नंबर 8, देखिए इसके बाद कुछ घटनाएं इस पत्रिका के बारे में घटती है जो पूछी नहीं जाएगी, इसलिए हम नहीं बताए। क्यों? देखिए जुलाई 1928 में से दिसंबर 1928 तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इसके सहायक संपादक बने थे। संपादक नहीं बने बल्कि सहायक संपादक बने। कब से कब तक? तो जुलाई 1928 से लेके दिसंबर 1928 तक, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, 5 महीने के लिए आचार्य शुक्ल भी इसके सहायक संपादक बने। उसके बाद 1946 ईस्वी में उमेश चंद्र मिश्र को संपादक बनाया गया था। 1946 ईस्वी में इसी पत्रिका का संपादक उमेश चंद्र मिश्र को बनाया गया था। लेकिन 1946 में ही इनका देहांत भी हो गया था उमेश चंद्र मिश्र का। इस कारण से 1946 से 1955 तक फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को सहायक इसका संपादक बनाया गया। लिख सकते हैं नंबर 8, 1946 से 1955 तक। जब 1946 में उमेश चंद्र मिश्र को इसका संपादक बनाया गया और संपादक बनने के कुछ समय के बाद उनका देहांत हो गया था 46 में ही, तो फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को 55 तक कंटिन्यू बना दिया गया था। इसके संपादक कब से कब तक? 46 से लेकर 55 तक कौन बने? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी बने। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इसके फिर संपादक बन गए थे। ठीक है, 46 से 55 तक आ गए। 55 से 60 तक के जो संपादक रहे वो कौन रहे? वो देवी दयाल चतुर्वेदी रहे थे। नंबर 9, 1955 से 1960 तक कौन संपादक रहे इसके? 1955 से लेकर 1960 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन रहे? तो देवी दयाल चतुर्वेदी रहे थे। देवी दयाल चतुर्वेदी इसके संपादक रहे थे। कब से कब तक? 55 से 60। नंबर 10 पर आ जाइए। और इस पीरियड में 60 से लेके 80 तक, 1960 से 1980 तक, इस पीरियड के संपादक कौन रहे? इस पीरियड के संपादक रहे नारायण चतुर्वेदी। नारायण चतुर्वेदी, नारायण चतुर्वेदी इस पीरियड के संपादक रहे। उसके बाद की बात करें तो एक बात याद रखिए कि 1980 में सरस्वती पत्रिका बंद हो गई। सरस्वती पत्रिका क्या हो गई? सरस्वती पत्रिका बंद हो गई। 1980 में सरस्वती पत्रिका बंद हो गई और अक्टूबर 2020, अक्टूबर
2020 में इसमें पुनः आरंभ किया गया, पुनः आरंभ किया गया। ठीक है, 1980 में सरस्वती पत्रिका बंद हो गई थी, फिर कब स्टार्ट किया गया? 1980 के बाद 2020 में ये इसको फिर स्टार्ट किया गया। ठीक है, और 2020 से अभी तक ये कंटिन्यू है। और वर्तमान में इसके जो संपादक हैं, वर्तमान में इसके संपादक जो हैं वो हैं देवेंद्र शुक्ल, देवेंद्र शुक्ल। और वर्तमान में सहायक संपादक जो हैं, वर्तमान में सहायक संपादक जो हैं उनका नाम है अनुपम परिहार, अनुपम परिहार। आज भी ये वर्तमान में आ रही है, और कैसी आ रही है? त्रैमासिक में आ रही है, अर्थात 3 महीने में एक बार आती है। ठीक है, 20वीं सदी के आरंभिक काल का विश्व वेदना का ये कोश था। कौन? सरस्वती पत्रिका। ये कथन किनका था? ये कथन आचार्य शुक्ल जी का था। तो ये जो बात हो गई थी, ये हो गई द्विवेदी युग की बात, और द्विवेदी युग की पत्र पत्रिका। इसमें सरस्वती पत्रिका को ही कोई पढ़ाना मूल मकसद था मेरा, क्योंकि अन्य पत्र पत्रिकाओं तो बुक में मिल जाती है, लेकिन सरस्वती पत्रिका के बारे में संस्थापक कौन थे? तो चिंतामणि घोष थे। किस वर्ष आरंभ हुई? 1900 ईस्वी में। आरंभ में मासिक थी, लेकिन वर्तमान में कैसी है? त्रैमासिक है। संपादक की अगर बात करें तो संपादक मंडल, जो प्रथम संपादक मंडल था वो 1900 से दिसंबर 1900 तक, इसमें ये 5 संपादक हुए थे। जनवरी 1901 से दिसंबर 1902 तक इसके संपादक श्याम सुंदर दास रहे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो संपादक रहे थे सरस्वती पत्रिका के, वो कब से कब तक रहे? जनवरी 1903 से दिसंबर 1920 तक, इस पीरियड में संपादक रहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और इन्हीं के कालखंड में द्विवेदी युग में हिंदी अपने चरम सीमा पर थी, इसीलिए इन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो इसके साथ ही आज की जो क्लास है वो द्विवेदी युग हो गया पूर्ण रूपेण समाप्त। द्विवेदी युग में अब कुछ बचा नहीं है। ठीक है, अब द्विवेदी युग के बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे और छायावाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग तो पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया। अब छायावाद की ओर हम लोग चलेंगे, और छायावाद में प्रत्येक को पढ़ना है। तो आज के इस क्लास में इतना ही, और अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं और छायावाद की ओर बात करते हैं। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिखे हैं अच्छे से तो। ये 9 क्लास हुई और द्विवेदी युग समाप्त हो गया। इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।